हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और मोटिवेटेड होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के हिंदी सब्जेक्ट की। और जो हिंदी सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिस सेट छठा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर ली जाए, जिसके बारे में मेन बातें होती हैं, जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों शामिल होते हैं। जिस प्रकार से एग्ज़ाम के टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश के और पेडागॉजी हिंदी के, सारे जो है इन्वॉल्व हैं इस सेशन में। और 10 जनवरी 2022 में जिस प्रकार का हिंदी का पेपर आया था, उसी प्रकार का हूबहू आपको, यानी कि समझ लीजिए प्रीवियस ईयर, वो भी 10 जनवरी 2022 के दिन का पूरा करवाया जाएगा। और जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ पे व्याख्याएं भी होंगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट या यूपीटेट के लिए। तो देखिए, टॉप 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में होते हैं। और आपका जितना स्कोर रहता है या जो भी आप स्कोर गेन करते हैं, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सभी लोगों ने मेहनत की है, सभी लोगों ने पढ़ा है, सिलेबस सभी ने कंप्लीट किया है, लेकिन जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह जाती है उसको दूर करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब आप हिंदी का पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको गद्यांश ही करना होता है। और आप जानते हैं कि गद्यांश को सबसे पहले देखते हैं हम, तो सिर्फ गद्यांश को सबसे पहले नहीं पढ़ते, सबसे पहले हम क्वेश्चंस अटेंड करते हैं। और क्वेश्चन जब अटेंड करते हैं उसके बाद गद्यांश पढ़ते हैं। लेकिन अब हमारा क्या हो जाता है कि हम तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब गद्यांश पढ़ते हैं तो उस टाइम में इतनी उलझन होती है, इतना नर्वसनेस होता है हमारे मन में कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को पैराग्राफ से, यानी कि गद्यांश और पद्यांश से। तो हम क्या करते हैं कि जो एग्ज़ाम के टाइम में जो हमें पेपर और पेन मिलता है, वहाँ पे पेपर और पेन मिलता है, तो उस पेपर पे हम रफली क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे, ताकि जब हम गद्यांश पढ़ें तो हम उनको कनेक्ट कर पाएँ और ज़्यादा हमें दोबारा से गद्यांश को पढ़ना न पड़े। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, कि जब हम एग्ज़ाम के टाइम बैठते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए कि आप सीधे तुरंत लिखते रहिए उसको रफली, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। आप इस प्रकार से लिखिए कि आप समझ पाएँ, ताकि आंसर आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है, यानी कि वहाँ पे उपहार पुरस्कार देने या पाने की बात हो रही है पैराग्राफ में। जीवन कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी पेज रहता है उस टाइम में, जो पेज और पेन हमें दिया जाता है। तीसरा है, समय को सम्मान देने से क्या तात्पर्य है। चौथा है, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो, के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। आगे देखते हैं, धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो ये तो व्याकरण संबंधित है, गद्यांश से कोई इसका मतलब नहीं। किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देती हैं, ये जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे रफली। स्वयं को कर्म के लिए साध लेना से क्या तात्पर्य, ये भी रफली नोट डाउन कर लेंगे। उपहार का समानार्थी होगा, ये देखिए व्याकरण से संबंधित है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अनुभूति शब्द का विग्रह है, तो अनुभूति शब्द यहाँ भी व्याकरण से संबंधित है, तो ये भी इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसे हम उस टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में रफली नोट डाउन कर लेंगे, ताकि जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ें हिट करें और हम उसका आंसर पहले से पता कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब गद्यांश क्या है, गद्यांश को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश क्या है, बहुत ही ध्यान से गद्यांश को पढ़ेंगे, ताकि दोबारा हमें गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। और यहाँ पे हेल्प ये हो जाएगी कि जो हम लोगों ने पेपर में क्वेश्चन लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी उपहार की सार्थकता तभी होती है, जब हम कोई उपहार देते हैं तो उसका जो है अच्छा इफ़ेक्ट तभी पड़ता है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, ठीक है। सही समय और सही जगह पर दिया जाए, तो पहला ही उपहार से संबंधित प्रश्न था। और यहाँ पे देख लेना है कि किस प्रकार से सेंटेंस या वाक्य हैं, ठीक है। देने वाला व्यक्ति दिल से उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो, यानी कि हमने अगर आप को पुरस्कार में कुछ दिया तो हमें ये उम्मीद नहीं है कि हमारे बर्थडे पे भी हमें क्या है चीज़ें मिलेंगी या उपहार मिलेगा,
ठीक है। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सत्य से प्रेरित कृत्य के अनुसार करना चाहिए, सही मन से, बहुत सच्चे भाव से, सच्चे मन से करना चाहिए। हमें समय और दोनों लोगों का सम्मान देना चाहिए, समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए। इस तरह का कृत्य व्यक्ति के भाग्य को बदल कर रख देता है। किस प्रकार के कृत्य भाग्य को बदल के रख देता है? जो समय और दूसरे लोगों को सम्मान देते हैं, ठीक है। गीता में कहा गया है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो। इसी लाइन से संबंधित प्रश्न है। देखिए ये बात हो जाएगी, जब आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम के टाइम में रख ले, तो ये आपको हिट करेगी कि हाँ ये लाइन था और यहीं से प्रश्न बने हैं। कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें काम करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। कार्य करते समय कार्य के उद्देश्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किस चीज़ की, किस सब्जेक्ट की या किस जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ना, तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। यदि हमारे कार्य का उद्देश्य समाज के हित में है तो वह कार्य हमें आनंद की अनुभूति कराएगा। कर्म करना, परंतु केवल अपने हित के लिए कर्म करना सार्थक नहीं कहलाएगा। देखिए ये गीता की बातें हैं कि कर्म करिए लेकिन सिर्फ अपने लिए कर्म करिए, ये कहीं का सार्थक नहीं। ये गीता के हिसाब से है, जो कि धार्मिक ग्रंथ है हमारी, तो धार्मिक पुस्तक है हमारी। तो वहाँ पे लेकिन अगर निजी लाइफ में देखा जाए तो अगर आज दूसरों के लिए टाइम न मिले तो खुद के कर्म के लिए, खुद के बारे में सोचना सही हो जाता है। फिलहाल हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया और देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। क्वेश्चन है कि उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देखते हैं और हमने गद्यांश पढ़ लिया, उसके हिसाब से देखते हैं क्या सही होगा। जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए, ये भी बात सही है। जब उपहार देते समय बदले में कुछ पाने की आशा हो, वाक्य में लिखा गया है पाने की आशा न हो। जब उपहार अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए दिया जाए, कि हाँ हम उनके बर्थडे पे गए थे, सबसे ज़्यादा पैसा या सबसे बड़ा गिफ्ट हम लेके गए क्योंकि हम धनी हैं, तो ये नहीं है। उपहार बहुत ही मजबूरी में दिया जाए, क्यों आपके पास नहीं है तो सिर्फ दुआएं देकर आइए, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जीवन कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए? परिणाम से, सत्य से, उपहार से, भाग्य से। तो देखिए सत्य से कृत्य जीवन प्रेरित होना चाहिए, कर्म सत्य के कृत्य से होना चाहिए, इस तरह से वाक्य था। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सत्य से। आगे चलते हैं। समय को सम्मान देने से क्या तात्पर्य है? एक लाइन थी, समय और दूसरे लोगों दोनों का सम्मान करना चाहिए, तो ऑप्शन है समय का सदुपयोग करना, समय का के आगे विवश हो जाना, समय का दुरुपयोग करना, समय को व्यर्थ करना। तो आपको पता है कि सबसे सही पॉजिटिव क्या है? समय का सदुपयोग करना, यानी कि समय का सम्मान करने के बराबर है। कहने का मतलब है कि समय का सदुपयोग करें, उससे हम अच्छी सीख लें। ऐसा कोई नहीं है जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो, के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? बुरे कार्य का परिणाम सही नहीं मिलता, ये बात सही है, लेकिन वाक्य के हिसाब से हमें सोचना है। वाक्य में कहा गया है कि संसार में जो अच्छा करता है उसे अच्छा ही मिलता है, बुरा नहीं मिलता फल। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन तो वाक्य के हिसाब से नहीं है, इसका अपोजिट है पूरा। अच्छे कार्य का फल कैसा होगा पता नहीं, ऐसा नहीं है। सबको पता होता है कि हमारी कितनी मेहनत रही है और इसके हिसाब से हमारा सीटेट में कितना स्कोर आने वाला है। अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसका परिणाम बुरा नहीं, यानी कि अच्छा होगा। यही कहने का मतलब है घुमाकर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? धर्मिक, धार्मिक, धर्मिक या धार्मिक। देखिए इसमें जो उच्चारण है और जो लेखन है इसमें संबंधित है, और उच्चारण और लेखनी दोनों को देखना है कि मात्राएं या जो भी है वो सही होने चाहिए। तो धर्म शब्द में अगर इक प्रत्यय जुड़ेगा तो धार्मिक बनेगा, आपको पता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं? तो गद्यांश के हिसाब से, जो गद्यांश में लिखा था कि जब भी हम कोई कर्म करें तो अगर दूसरों के हित में कर्म होगा तो वो आनंद की भूति कहलाएगा, गद्यांश के हिसाब से। तो समाज के हित सधते हुए, जिसमें कम ऊर्जा लगती है नहीं, जिसमें अधिकाधिक लोग जुड़ते हों नहीं, जिसमें स्वयं का हित पूरा होता हो। तो सिर्फ स्वयं के हित में अगर सोचेंगे गद्यांश के हिसाब से, अगर आप स्वयं के लिए सिर्फ कम कर्म करते हैं तो वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस भागती दुनिया में अपने बारे में सोच लिया जाए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन उसके हिसाब से सही हो जाएगा कि समाज के
हित में अगर आप सोचते हैं, कर्म करते हैं, तो वो आपको आनंद की अनुभूति देगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, स्वयं को कर्म करने के लिए साध लेना से क्या तात्पर्य? मतलब स्वयं को कर्म करने की आदत डाल लेना, कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना। ये अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव है। कर्म के लिए प्रशिक्षण लेना, कर्म करने के लिए प्रशिक्षण लेने की क्या ज़रूरत है? आप सीखिए। दूसरों को कर्म करते रहने की प्रेरणा देना, यानी कि दूसरों को कर्म करने की प्रेरणा देना, खुद कुछ नहीं करना। अपने काम में दूसरों को जोड़ते जाना। तो सबसे बढ़िया जो 7वें का सही आंसर वो पहला हो जाएगा। हमेशा कर्म करने से दूर नहीं होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए सदैव। आगे चलते हैं, उपहार का समानार्थी होगा, समान अर्थ देने वाला उपहार का। पुरस्कार, सम्मान, भेंट और परितोषित तोषिक परितोषिक। ये 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं उपहार देना, भेंट देना, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, सही है। आगे देखिए, अनुभूति शब्द का विग्रह है अनुभ योगति, अयोगनुभूति, अनुयोग भूति, अनुभव योग इति। तो आपको कंफर्म हो गया होगा। 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, अनुयोग भूति से अनुभूति हो जाएगा। ये शब्द का विग्रह है अनुभूति का। तो ये गद्यांश से संबंधित 9 प्रश्न थे, और जो बाकी के प्रश्न होंगे 15 में, यानी कि 6 प्रश्न और जो होंगे वो पद्यांश से संबंधित होंगे। तो अब पद्यांश की बारी आ गई, पद्यांश को पढ़ते हैं। दिए गए गद्यांश नहीं, यहाँ पे पद्यांश बना लीजिए। थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि पूरा पद्यांश हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे पद्यांश बना लीजिएगा। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम जो है कि प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद हम पद्यांश पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि किस लाइन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है? ठीक है, इस तरह से सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे, और जो हमें लगेगा कि ये मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, जब भी पैराग्राफ पढ़ूंगी या पद्यांश पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर ले रफली, जो आपको पेज उस टाइम पे मिलता है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सुधा की धारा से क्या तात्पर्य है? काव्यांश के कौन से पंक्ति का भाव कि यहाँ तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का क्या भाव है? 40 कोटि भाई सेवक सपूत, जिसके अंत में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों हुआ है? रत्नेश का संधि विच्छेद क्या है? ये व्याकरण से संबंधित है। और यहाँ तक जो 5 क्वेश्चन है वो पद्यांश से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं पद्यांश क्या है। 15 ही क्वेश्चन यहाँ से गद्यांश और पद्यांश दोनों से आते हैं, क्योंकि उसके बाद तो पैडागॉजी आपकी शुरू हो जाती है। कहाँ गया पद्यांश? यहाँ है। ठीक है, देखते हैं क्या है पद्यांश में। पद्यांश में है कि मनमोहनी प्रकृति की गोद में, जो गोद में बसा है, मनमोहनी यानी मन को मोह लेने वाली जो प्रकृति है, उसके गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, सुख जो है स्वर्ग की तरह लगता है, वह देश कौन सा है? सिर्फ हम नॉर्मली पढ़ेंगे, और क्योंकि आपने प्रश्न देखा ज़्यादा जो है एक शब्द को उठाकर समानार्थी या विलोम पूछा नहीं है, तो हम बस पढ़ लेंगे इसको कि मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसका चरण निरंतर रत्नेश हो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। अनंत धन यानी कि उपजाऊ बहुत हमारे यहाँ की धरतियाँ हैं। भारत की बात होती जा रही है। पूरा आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो एक साल का जो लुक होता है वो 4-4 महीने पे बदलते रहते हैं। मनमोहक प्रकृति यहाँ की है, जो है वातावरण अपने आप में बहुत नुकीला है, अलग है। और यहाँ के जो अभी अभी आया है ना, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, यानी कि यहाँ पे जो अलग अलग फूल हैं, अलग अलग हर समय में अलग अलग प्रकार के फूल और वनस्पतियाँ उगती हैं। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? 40 कोटि भाई सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? 40 कोटि मतलब 40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश
जो भारत है जिसकी बात हो गई। आगे देखते हैं जिससे जिससे संबंधित था, ये सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, यहाँ से प्रश्न था। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, ये भी। और ये 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, यहाँ से भी संबंधित प्रश्न है। और यहाँ है कि नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, इससे भी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। अभी एक बार हम लोगों ने प्रश्न पढ़ ही लिया, सिर्फ अब हल करना है। तो एक बार आप नोट डाउन करे रहेंगे सारे प्रश्नों को, तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे कि फिर से आपको लौट के पद्यांश नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन पे जाना नहीं पड़ेगा। आप एक बार रफली लिख लेंगे फटाक से तो हो जाएगा। भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है? ठीक है, पहली लाइन से ही संबंधित है। बहुत से विदेशी पर्यटक यहाँ की प्रकृति का दर्शन करने आते हैं। यहाँ की प्रकृति रचना पर अनेक कविताएं लिखी जा चुकी हैं। यहाँ की प्राकृतिक रचना विविधता के संदर्भ में बहुत समृद्ध है। तो यही सही है तीसरा ऑप्शन। जो हमारे यहाँ की जो प्रकृति की रचना है वो विविधताओं से भरी पड़ी है। वो अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की प्रकृति, अलग अलग प्रकार के वातावरण, अलग अलग प्रकार के मौसम देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, कहाँ गया, सुधा के धारा से क्या तात्पर्य? यहाँ सदैव अमृत बरसता रहता है। नदियों में बहता जल अमृत समान है, जो सही है बिल्कुल। ठीक है, कि हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं उसकी किसकी तुलना की गई है? अमृत से उसकी तुलना की गई है, जो कि पद्यांश में भी बातें कही गई हैं। काव्यांश की कौन से पंक्ति का भाव है कि यहाँ तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं, जिसके बाद हम लोगों ने की। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? ये इसमें बात नहीं हो रही सुगंधित फूल की। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, नहीं, यहाँ पे उपजाऊ की बात हो रही है। 40 कोटि, यहाँ की 40 करोड़ की जनसंख्या। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, यही इसी में जो है ये वाली बात हो रही है। सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं अलग अलग मौसम में, अलग अलग प्रकार से। अगला देखते हैं जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का क्या भाव है? जिसकी धरती बहुत ही उपजाऊ है, जिसकी धरती में हीरे मोती गड़े हैं, नहीं। जिसकी धरती में बहुत से धनाढ्य लोग रहते हैं, जिस देश की धरती के प्रत्येक निवासी के पास धन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके अंत में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों हुआ है? सही बात है, अब तो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, तो 40 करोड़ जनसंख्या की ही बात क्यों हुई है पद्यांश में? ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। रचनाकार को देश के सही जनसंख्या का अनुमान नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। रचनाकार ने किसी एक दो राज्य की जनसंख्या का ही उल्लेख किया होगा। रचनाकार ने जिस समय रचना लिखी उस समय इतनी ही जनसंख्या थी, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अगर आप बात करेंगे तो अब अगर इतिहास भी आपका कलयुग का लिखा जाएगा तो अपने आप में, तो वहाँ पे लिखा जाएगा कि इतनी करोड़ जनसंख्या है हमारी थी। तो आगे चल के और बढ़ सकती है, तो बढ़ेगी ही, घटेगी तो है नहीं, बढ़ेगी ही। तो क्या होगा कि वैसे इतनी पाबंदियां हैं, घट भी सकती है। तो जो रचनाकार हैं उस टाइम में उनके यहाँ जब वो लिख रहे थे कविता या अपनी लेखनी लिख रहे थे, तो उस टाइम में हमारे यहाँ की जनसंख्या मात्र 40 करोड़ थी। ठीक है, आगे देखते हैं। रत्नेश का संधि विच्छेद क्या है? रत्ना योग ईस, रत्न योग ईस, रत्ना योग ईस या रत्न योग एस। तो रत्नेश है। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, रत्नीश। ठीक है, आगे देखते हैं। तो रत्न योग ईस कैसे होगा? क्योंकि ये गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है? अ और ई मिलके क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। ये गुण संधि हो जाती है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आपका आता है कि पैडागॉजी। पैडागॉजी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इस जो 10 जनवरी 2022 में हिंदी का पूछा गया, बहुत ही नॉर्मल है, तो इस पर बातें करते चलेंगे। जहाँ समझने की ज़रूरत होगी व्याख्या की, वहाँ व्याख्या करी जाएगी। ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि लेंदी प्रश्न है और लेंदी ऑप्शंस भी हैं। आपने अभी हाल में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। किसी नए शब्द का आपने यूज किया क्लास में और फिर बच्चा जो है कोई चीज़ लिख रहा है या सुनकर अपने वाक्य में उसका प्रयोग कर रहा है, तो आप उस विद्यार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया है। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश का निरूपण करती है। किसका निरूपण कर रही है? कि आपने बहुत कहा कि हाँ बहुत अच्छा, आपने मुझसे ये वाक्य सीखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, शब्द सीखा है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वो किसका निरूपण कर रही है? स्किनर के सीखने का सिद्धांत, पियाजे के सीखने के सिद्धांत, चॉम्स्की या ब्रूअर के सीखने का सिद्धांत। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा
सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, स्किनर के सीखने का सिद्धांत। यानी कि यहाँ पे चॉम्स्की के सीखने के सिद्धांत से भी ये संबंधित है लगभग। वैसे इसमें बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपको 1 नंबर मिला था, तो ये बात हो जाती है। फिलहाल अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो एक पेडागोगी का सेशन अलग से है, उसमें जाके आप देखें, वहाँ पे पूरी जो है तथ्य मतलब कथन बताया गया है, जैसे स्टेटमेंट सभी मनोवैज्ञानिक देते हैं, उसमें सारी सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। आगे चलते हैं। फिलहाल इसका जो है सही आंसर पहला होना चाहिए या तीसरा होना चाहिए, इन्हीं तीनों में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, जिसपे चॉम्स्की जी कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने वातावरण से सीखते हैं और उनके अंदर जो भाषा सीखने का गुण ऑलरेडी होता है, बस उन्हें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है, जो वाइगोत्स्की जी भी कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन ज़्यादा थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिलहाल बुक में की बात कर ली जाए तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आगे देखते हैं। लिखना सीखने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम में लगाइए। शिक्षार्थी से ए से 1 से 4 तक या ए से एल अक्षर के अंक लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों से 0 से 8 और बी से क्यू तक अंक अक्षर लिखने के लिए कहें। शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर या अंक लिखने के लिए कहें। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ये अपने आप में लिखना सीखने के तीनों चरणों को प्रभावित करता है कि सबसे पहले कम दे, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उसे जैसे हम जंबल वर्ड दे देते हैं कि जैसे एरोप्लेन की स्पेलिंग इधर उधर करके दे देते हैं, बच्चा उसको सॉल्व करता है, सही ढंग से क्रम में लगाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द दीवार उसे कहते हैं जो नर्सरी और 1 to 5 में आप देखेंगे, जो स्कूल्स होते हैं उसमें दीवारों में A to Z लिखा होता है, स्पेलिंग लिखी होती है, 1 to 100 लिखा हुआ होता है, और बॉडी नेम्स, पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम्स होते हैं, फिर वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम, इस तरह से चिपकाए गए होते हैं, तो उन्हें शब्द दीवार कहते हैं। शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष के दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है। सही है कि वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय मीन्स कॉन्सेप्ट, कौशल इस शब्द भेद के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संचरित कहानी कथन, कठिन शब्दों का उच्चारण, ठीक है, ये दूसरे का यहाँ है, कठिन शब्दों का उच्चारण, अक्षरों की बनावट, मूल शब्द को समझना। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जब भी बात होगी तो उसको इसलिए प्रिंट किया जाता है, दीवारों पे छापा जाता है या लगाया जाता है, ताकि बच्चे उसके मूल भाव को समझ पाएँ। बार बार पढ़ने से हम चीज़ों को क्लियरिफाई कर लेते हैं, तो मूल शब्द को समझने के लिए। आगे देखते हैं। डैश पठन का सार तत्व है, अक्षर ज्ञान, अर्थ, वर्तनी और प्रवाह। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर होगा वो दूसरा हो जाएगा, अर्थ पठन का सार तत्व है। आगे चलते हैं। ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। हल्का सा निगेटिव में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जब ये हल्का सा नेगेटिव में है तो किससे कम जो है आपको सीखने को मिलेगा? क्या सक्रिय श्रवण, बच्चा जब सुनेगा पॉडकास्ट से तो सक्रिय श्रवण होगा, संरचना बनेगी उसकी, जैसे कि बच्चा अगर कोई चीज़ सुनता है, कहानी सुनता है, तो वो अपने इमेज में, कल्पना में उसको कल्पना करता है, समझ उसको आती है, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाती है जब वो बच्चे सिर्फ सुनते हैं। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? ठीक है, अगर हम पूछते हैं कोई कहानी सुनाइए, फिर हम कहते हैं कि बेटा आप बताइए कि इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए इस कहानी के सब्जेक्ट का, तो बच्चा उसको बताएगा। तो क्या है वो? एक सर्वाधिक उपयुक्त संक्षेपण होगा, या इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए। ठीक है, लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है? दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। चित्रों से अब वो हो रही है ना, पिक्चर बुक्स आ रही हैं जिसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और बच्चे उसमें कहानी खुद से बनाते हैं। इस टाइम के सारे जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं उनमें 1 to 5 तक इसी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा 21 का वो होगा ए वाला, कि उससे बच्चे से पूछा जाए कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। बच्चा अच्छे से तर्क करेगा, उसमें अपने संवाद करेगा, वाद विवाद करेगा, और तब जाके वो जो है
निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। कविता पढ़ाने के बाद क्या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप बच्चों के सामने रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। क्या हम ये पूछें कि जो कविता आपने पढ़ी है वो कविता उसके शीर्षक से मैच खाती है या इसको दूसरा कुछ रखना चाहिए। कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कविता के अनुसार छोटी लड़की को जंगल कैसा लगा। ये तो मान लीजिए एक जो है ऑब्जेक्टिव की तरह प्रश्न हो जाएगा, खुले बंद वाला प्रश्न हो जाएगा, बंद प्रश्न हो जाएगा एक प्रकार का। तो ये नहीं होगा। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि हम बच्चे से पूछेंगे क्या जो शीर्षक है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, या सही है तो क्या कारण है। तो इस प्रकार से जिसमें क्या और क्यों की से क्वेश्चन बन जाए वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं और वो संक्षेपण में या सीखने में ज़्यादा मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। लेखन अभ्यास लिखने में एक अच्छा आधार बनाने के लिए कौन सा उदाहरण बढ़िया होगा। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को उनके वाक्य विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। एक बार जब विद्यार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना, जो कि सही नहीं है। मानदंड निर्देश को अप्रूवल नहीं दे सकते आप, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ये मानता ही नहीं है। शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उनके विचार जो है शुरुआती विचार, मतलब यानी कि पहले से बच्चे ने क्या सीखा है और जो आज सिखाया जा रहा है क्लास में, क्या वो कनेक्ट हो रहे हैं, और कनेक्ट हो रहे हैं तो किस प्रकार से कनेक्ट हो रहे हैं, ये बच्चे से सवाल पूछा जाए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ने के उपागम का अनुगमन करता है। आगमन विधि वो होती है जिसमें पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं। निगमनात्मक विधि वो हो जाती है जिसमें पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो देखते हैं क्या है। परसर्ग का उपयोग करने के लिए नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। देखिए ये आपका निगमनात्मक विधि का एक हो गया कि पहले नियम बताएंगे उसके बाद उदाहरण देंगे। शिक्षार्थियों के वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनके नियम निकालने के लिए कहना, जो कि आगमन विधि है, जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा ही हो जाएगा, जिसका मैंने पहले ही आंसर आपको बता दिया था और आपने भी अपना नोट अगर पढ़ा होगा तो आपने पहले ही इसको सही ट्रिक किया होगा। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना। केवल जहाँ भी केवल शब्द आए उसको कट करिए, वो ऑप्शन ही गलत है। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, जो भी बच्चा उसकी मातृभाषा जो भी है, ठीक है, उसी भाषा में बच्चे को पढ़ाना है, जो कि एक बहुभाषिकता का उदाहरण है। आगे देखिए, क्योंकि 20 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 20 बच्चे एक ही भाषा बोलें। 20 बच्चे 20 भाषा भी बोल सकते हैं, या 5 बच्चे भी जो है कुछ अलग भाषा बोल सकते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में सिखाना है या पढ़ाना है। आगे देखते हैं। काल के भेदों को सिखाने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न होगा। जैसे कि आपने बच्चों को काल के भेद पढ़ाए, काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने वर्तमान काल में पढ़ा है संदिग्ध वर्तमान काल, भूतकाल में संदिग्ध भूतकाल, तो इस तरह से पढ़े हैं, तो सभी प्रकार पढ़े हैं। तो किस प्रकार का प्रश्न आप पूछेंगे कि आपको पता चलेगा कि बच्चे ने सही सीखा है। क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो जब आपने क्रिया पढ़ाया नहीं तो क्रिया क्यों पूछेंगे, क्योंकि आपने तो काल पढ़ा रखा है। नीचे दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए कार्य पत्र पर कार्य कीजिए और सही काल भेद लिखिए। ये ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं कौन सबसे बढ़िया होगा, उसी को चूज करना है। पाठ्य पुस्तक लिखी और भूतकाल एवं भविष्यकाल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है। अगला है कि सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कल बहुत तेज भाग, यानी कि भागा है और इसको सामान्य वर्तमान में तो भागा या भाग रहा है या भाग चुका है, किस प्रकार के इसको सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो ये जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे बच्चा पता लगा लेगा कि आप पता लगा लेंगे एज अ टीचर कि बच्चे ने कितना सीखा है और बच्चे को कितना सिखाना बाकी है, या बच्चे ने कितना अधिगम लिया है। आगे देखते हैं।
27 शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण करना और उनका रिकॉर्ड रखना कहलाता है। यानी कि बच्चे ने कुछ प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में तो नहीं कहा जा सकता, खासकर जो गांव के एरिया में प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसे नियम कानून नहीं होते। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जब तक मैं रही हूँ प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई, तब तक मैंने ये सोचा है कि हाँ, ये बात होती है कि जो भी बच्चे, जैसे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे तो ऐसे होते नहीं प्राइवेट स्कूलों में, लगभग 40 से अबव बच्चे होते हैं। जब आप किसी मैंने जिस स्कूल में पढ़ाया था इसके पहले तो 40 से अबव बच्चे थे, और ख़ासकर क्लास सेकेंड थर्ड में तो लगभग 40 बच्चे हो जाते हैं। तो उसमें हमें ये रिकॉर्ड रखना पड़ता था किस बच्चे ने कितना सीखा है, ये हमें डेटाबेस बना के रखना होता था। और इससे ये पता चल जाता था कि एक महीने में बच्चे में कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, या नहीं हुई है तो क्या रीज़न है, उनके पेरेंट्स से बात की जाए उनके बारे में। तो ये सारी बातें होती थी। तो इसको ये रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? सीखने का आकलन, योगात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, आकलन कार्य। तो पोर्टफोलियो आकलन ये कहलाता है। बच्चे जो है बच्चों के बारे में डेटाबेस खुद वो भी रखते हैं, उन्हें भी पता होता है, और हम भी एज ए टीचर रखते हैं। हिंदी शिक्षण की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। तो बात सही है कि हिंदी शिक्षण का एक सामान्य विशेषता है कि प्रामाणिक पाठ्य सामग्री की एक जो है सामग्री जो है, जैसे कि पाठ्यचर्या जो है, करिकुलम जो है, वो एक निश्चित हो और उसी हिसाब से चीज़ों को पढ़ाया जाए। वैसे बाल केंद्रित शिक्षा के हिसाब से उसको बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? तो जो बहुत कम यानी कि निगेटिव होगा उसको देखेंगे। स्वनियमों की नियमावली यानी खुद से बनाए गए नियमों के बारे में पढ़ना। स्थानीय रेस्टोरेंट का भोजन मेन्यू, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना, प्राथमिक पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। तो देखिए, सबसे कम जो उद्देश्य होगा वो कि जब आप खुद से नियम बनाएंगे तो वो नियम हमेशा सही हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि बच्चा जब खुद से नियम बनाएगा कि अपना टाइम टेबल ये बताएगा कि मुझे आज 4 घंटे में किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये बच्चे नहीं अपने से उतना अच्छा कर पाएंगे, जो कि पहला ऑप्शन सही हो जाता है। एक्स ऑनलाइन उपकरण है। एक्स जो है ऑनलाइन उपकरण है, कोई ऑनलाइन उपकरण है जिसका नाम एक्स है, जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों का जवाब देना, कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना यानी कि बिना अटके उसको पूरा अच्छे से पढ़ना। 29 का सही आंसर जो है वो जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। जब 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है: मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय जलपान, माता पिता गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण का सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? कल्पनाशीलता, बच्चे ने कल्पना की है, ये बात तो सही, बच्चे ने कल्पना की है, उसने संरचना भी बनाई है कि मैंने क्या क्या किया, क्या हो रहा है, किस प्रकार से सारे मित्र या माता पिता लोग इकट्ठे हुए थे, किस प्रकार से हमने नए कपड़े पहने, केक लाए, ये सही है। संपादन भी उसने ठीक ठाक किया, मतलब लिखने की कोशिश की, लेकिन मसौदा उसने तैयार नहीं किया कि जो टॉपिक लिख रहे हैं, जो वाक्य लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिखे जाएंगे, और वही चीज़ जो है कमी है। तो इसी पर ध्यान देने के लिए एज ए टीचर आप कहेंगे। तो 30 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो को कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।